ये 2021 आपने कंप्लीट करना था। याद रहा है किसके लिए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आएंगे? जी सर को ट्राई किया सर इसे? क्या करना पड़ना था पहले? डेप्रिसिएशन ही चार्ज होनी थी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ना? फेयर वैल्यू का ब्रेकअप करना पड़ना था। किसकी बेस पे करना था? कौन सी डब्ल्यूडी? जो रिवैल्यूएशन से पहले थी, लिख पाएंगे फिर सर? इंजन की डब्ल्यूडीवी फेयर वैल्यू से पहले क्या थी, रिवैल्यूएशन से पहले? ये सर ये वो डब्ल्यूडीवी तो नहीं था ये? 796 तो पुरानी फेयर वैल्यू भी बता रहे हैं। 796.49 पे ये इंजन कब आ गया था? डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है ना सुबह 129.80। तो 2020 पे फेयर वैल्यू से पहले इंजन के अगर एंगल से सोचा तो 666.68 शिप बॉडी की फेयर वैल्यू हो गई थी 559.84 माइनस 22.57। ये क्या इस वक्त कैलकुलेट कर रहा हूँ? इससे पहले इसकी बेस पे फिर क्या करना है? इसकी बेस पे फेयर वैल्यू एलोकेट होगी, उसकी बेस पे डेप्रिसिएशन आएगी। ड्राई डॉकिंग 43.67 माइनस 13.44, डिफरेंस आ जाएगा 30.23। इन तीनों डब्ल्यूडीवीस का टोटल हो जाएगा 1234.18। अब टोटल फेयर वैल्यू दी हुई है 1400 सॉरी 1400 का फेयर वैल्यू थी। अब 1000 जो फेयर वैल्यू है उसे एलोकेट करना ताकि फिर अलग अलग फेयर वैल्यूज डिवाइड हो सके अपनी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। कैसे करेंगे सर? 666.8 डिवाइड बाय 1234.18। अब इसमें होना तो रिपीट ही है जिससे पहले पिछली वर्किंग हुई है, लेकिन एक दफा मैं चाह रहा था आप अपने हाथ से वर्किंग करने में। 540.18 बिल्डिंग बॉडी के लिए फिगर आ जाएगी 435.33 एंड 424.49। ठीक है सर। डेप्रिसिएशन की फिगर्स आ जाएंगी इंजन की अगर वर्किंग करें तो 540.18 माइनस 40 डिवाइड बाय, बस बता दें 34760। ये क्या था?
अब 2021 में हमारे पास एक्चुअल आवर्स नहीं है, लेकिन वो जो भी होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब मीन्स उससे डेप्रिसिएशन की फिगर तभी आ सकेगी ना अगर हमारे पास एक्चुअल आवर्स होंगे, सही। तो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो बस ऐसे ही हो सकती है। ठीक है सर, इसके लिए अब क्या चाहिए अगर हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी, कौन से आवर्स चाहिए? तो असल में वो तो क्वेश्चन में नहीं था, मैंने वैसे ही आपसे वर्किंग करवाई। देन उसके बाद बॉडी की लेकिन हो सकती है, उसकी लाइफ 435.33 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 22.25। अब इसमें क्योंकि ईयर्स की बेस पे डेप्रिसिएशन है तो ये फिगर भी आप निकाल सकते हैं, ये फिगर आ जाएगी। राइट डॉकिंग की फिगर है 24.49 माइनस 0 रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय 2.25। ठीक है सर? यस सर। किसी ने सोचा है सर इसके बारे में? ये क्वेश्चन मैंने पढ़ने का कहा था, उस पर आते हैं अंदर बाद में। तो पढ़ा है सर? अच्छा, बच्चा नहीं साइलेंट है मेरा। पेज नंबर 5 पे आएगा, उसको मैं एंड में डिस्कस करता हूँ, पहले पेज नंबर 5 पे। यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर दिया, बल्कि हड़प्पा का आंसर देना था अपने। ये जरा कलेक्शन कीजिएगा आंसर शीट से, पेज नंबर 5 पे आ जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके साथ भी नंबर एक सेंड हुआ था, उस पर आप भी मैसेज करें। मेरा ख्याल है बस कंप्लीट हो जाना चाहिए हड़प्पा है। कहाँ तक हुआ है क्वेश्चन? ये भी क्वेश्चन साइलेंट है। जज़ाकल्लाह उस्मान साहब, पेज वाकई 5, सिर्फ 5 होने पेज के नीचे। जी सर, एक हेडिंग ढूंढेगा जरा, पेज नंबर 5 एक नया कॉन्सेप्ट बीच में ऐड हो रहा है, थर्ड हेडिंग ढूंढे जरा ऊपर से। छोड़ दे साजी, छोड़ दे, नहीं पेज मिल रहा, घर आ गए। रजिस्टर ऐसे देखें जैसे सॉल्व किया हुआ, घर वाले रजिस्टर पे सॉल्व किया था, वो घर रह गए। ओके, घर नहीं रह गया, मेरा ख्याल वो रजिस्टर भी बुक शॉप पे है। ये भी खतरा है मुझे, वो बुक शॉप पे भी पहुंचना है, अल्लाह करे उसका दरख्त लग गया हो, कहीं वो बीज में ना हो। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट एक हेडिंग ढूंढेगा पेज नंबर 5। यकीनन जिन्होंने नहीं पेज दिया उन्हें मैंने कहा ही नहीं था, तो हेडिंग ढूंढेगा इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। बस छोड़ दें, जो होना था वो हो गया, मुझे पता चल गया। एक नया कॉन्सेप्ट बीच में ऐड हो रहा है, तो पेन हाथ में रखिएगा, स्टोरी जरा सुनो। कौन सी हेडिंग पे पहुंच गए? पेज नंबर बता दें यार। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट थर्ड हेडिंग। एक सेंटेंस वाले पढ़े तो देखो, एसेट इज सेट टू बी इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड का मतलब होता है वैल्यू कम हो जाना, डिक्रीज इन वैल्यू। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक एसेट की वैल्यू डिक्रीज होने का मीनिंग क्या है, वो मेरी तरफ 5 मिनट तो नहीं, 5 मिनट की बात सुनते रहिएगा गौर से। एज इट इज, अगर इम्पेयर्ड का मीनिंग सुना सोचें तो वैल्यू कम होने की बात हो रही है। तो एसेट इज सेट टू बी इम्पेयर्ड इफ इट्स कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स रिकवरेबल अमाउंट। क्या चीज अगर किससे ज्यादा हो जाए तो एसेट इम्पेयर्ड कहलाता है। अगर किसी एसेट की कैरिंग अमाउंट उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो जाए तो ऐसा एसेट अकाउंटिंग में इम्पेयर्ड कहलाता है। क्या मतलब? ऐसे आगे एक लाइन और चलेगा। इस डिस्कशन में सबसे पहले जिन एसेट्स की बात हो रही है वो फर्स्ट पॉइंट में पढ़े। जिन एसेट्स की वक्त बात हो रही है वो टेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं एज पर IAS 16, जिन्हें हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी कहते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स की कोई ज्यादा डिटेल अभी आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जस्ट एक वर्ड का आइडिया होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट इनटेंजिबल एसेट्स पे भी एप्लीकेबल है जो IAS 38 में। लेकिन इन एडिशन कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट इज IAS 40 जरा ध्यान में लाएगा। IAS 40 में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के दो मॉडल्स हैं। कौन कौन से? कॉस्ट मॉडल है और फिर वैल्यू मॉडल है। अगर IAS 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे हो तो फिर उस पे भी इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट है। इन अदर वर्ड्स, अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है IAS 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो फिर उस पे
इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं। ठीक है, तो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में से जिन पे इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट है? असल में IS-16 और IS-40 का कॉस्ट मॉडल है, लेकिन IS-38 का बस आइडिया होना चाहिए। तो तीन चीजें बस ध्यान में रखनी है आपने जब ये कॉन्सेप्ट कभी आए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात हो सकती है, इंटेंजिबल एसेट अगर कोई है तो उसकी बात हो सकती है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी बात हो सकती है, लेकिन कब? अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है IS-40 में, तो उस केस में फिर इम्पेयरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डिटेल्स अभी आस्ते आस्ते आगे आती रहेंगी। फिलहाल आपने IS-16 ध्यान में रखना। IS-16 कौन सा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और लेट्स अज्यूम एक मशीनरी है, मशीनरी ध्यान में रखते जरा पहला सेंटेंस दोबारा पढ़ें। मशीनरी is said to be impaired if its carrying amount exceeds recoverable amount। अगर मैं IS-16 में चला जाऊं तो IS-16 में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के कितने मॉडल हैं? कौन कौन से? कॉस्ट मॉडल है और रिवैल्यूएशन मॉडल है। IS-16 में चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल हो, इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट मौजूद है। IS-40 में सिर्फ कब मौजूद है? अगर कॉस्ट मॉडल। तो आप बाकी सबको छोड़ दें, IS-16 में वापस आ जाएं और लेट्स अज्यूम एक मशीनरी है और बोर्ड पर देखें। क्या मशीनरी आपका कोई एसेट है? आज इनिशियली जब हम ये डिस्कशन करेंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले एसेट्स की एग्जांपल्स दूंगा मैं, और अभी ये अज्यूम करेंगे कि ये एसेट्स हमने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए कॉस्ट मॉडल पे रखे हुए हैं। क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में IS-16 में रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी है? उसकी इंशाल्लाह बात आज अगर हो सके तो ठीक है, वरना इंशाल्लाह कल डिटेल में करेंगे। आज मैं जब भी बात करूंगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में किसी एसेट की, तो बी अज्यूम के कौन से मॉडल की बहस हो रही है? कॉस्ट मॉडल की बात हो रही है। तो IS-16 करने ध्यान में लाएं, कॉस्ट मॉडल ध्यान में लाएं। कॉस्ट मॉडल से आपको पता है कैरिंग अमाउंट कैसे आती है? कैसे आती है यार? ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है ना? आवाज ठीक आ रही है? ये बेटा मेरा ख्याल है अगर किसी का आवाज का इशू है दोबारा रीजॉइन करके देखें, मेरा ख्याल ठीक है शायद। लेट्स अज्यूम सर जी 30th जून 2022 एज ऑन ईयर पे बात हो रही है। लेट्स अज्यूम ईयर आ गया एज ऑन 30th जून 2022। आपने मशीन सपोज परचेज की थी 15 लाख रुपीस की। इनिशियली आपने उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट सपोज आप कॉस्ट मॉडल से कर रहे हैं, और परचेज के बाद से 30th जून 2022 तक सपोज आपने इस मशीन को 9 लाख रुपीस डेप्रिशिएट कर दिया है यूज करके। देयरफॉर 6 लाख रुपीस का नाम क्या बन जाएगा? कैरिंग अमाउंट। मेरे वर्ड्स काइंडली प्लीज गौर से सुनिएगा, बिल्कुल सिंपल सा फाइनली कॉन्सेप्ट है, बात तरह नहीं है। आपने एक मशीन 15 लाख रुपीस में परचेज की थी, कुछ अरसा से यूज कर लिया हुआ है, और उस टाइम पीरियड की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 9 लाख है। देयरफॉर 30 जून 2022 पे 6 लाख रुपीस इस मशीन की सपोज कैरिंग अमाउंट रह गई है। अब क्या ये मशीन एसेट है? एसेट क्या होता है? नहीं नहीं, जिसकी यूजफुल लाइफ कोई बात नहीं सर, वो तो बाकी बात की बहस है ना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होता है वो गलत बहस है। एसेट वो होता है जिससे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कौन से एसेट्स होते हैं? जो हेल्ड फॉर यूज होते हैं एंड दे हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। एसेट इटसेल्फ क्या होता है? जिससे फ्यूचर में बेनिफिट्स मिले। वी आर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर बेनिफिट्स। तो क्या ये मशीन आपका एसेट है? इससे फ्यूचर बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड होंगे। कैसे एक्सपेक्टेड होंगे? मशीन अपनी समझे। फ्यूचर बेनिफिट्स 30 जून 2022 पे आ गए। क्या इस मशीन से को फ्यूचर में हमें बेनिफिट? दो तरीके होते हैं इन एसेट से बेनिफिट लेने के। या तो इन्हें यूज करते रहें ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, यूज ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब यहां जो मैंने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वर्ड्स लिखे हैं,
जो मिनी यूजफुल लाइफ में वर्ड लिख रहा हूँ, इससे मेरी मुराद कौन से साल है अकॉर्डिंग टू दीज डेट्स? 30 जून 2022 तक हम आ गए। अगर अभी मशीन अभी भी इन यूज है तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का मतलब जो फ्यूचर में इसकी लाइफ रह गई है उसमें हम इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं कि इस मशीन को इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका तो ये है फायदा उठाने का। इस्तेमाल करने से क्या फायदा मिलेगा हमें? मशीन है, प्रोडक्शन होगी, इंशाल्लाह यूनिट्स बेचेंगे, यूनिट्स बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। तो वन वे ऑफ ऑब्टेनिंग द बेनिफिट फ्रॉम दिस मशीन इज इसे इसकी जो रिमेनिंग लाइफ रह गई है उसमें इस्तेमाल करते रहें और उससे प्रोडक्शन हासिल करके उसको बेच दें। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन बेनिफिट लेने का एक तरीका इस मशीन से ये भी हो सकता है कि इसे आज ही बेच दें, इमीडिएटली डिस्पोज कर दें। इससे भी कोई फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा? डिस्पोजल हो जाएगी, कैश मिल जाएगा, इमीडिएटली सेल भी किया जा सकता है। अब इमीडिएटली सेल का मीनिंग यहाँ क्या है? किस डेट की बात कर रहा हूँ? 30 जून 2022 पे हम खड़े हैं, मशीन हमारा एक एसेट है। इससे यहाँ से ऑनवर्ड्स बेनिफिट आप लेने के दो तरीके हैं। या तो इसे अभी बेच दिया जाए, बेचने से क्या होगा? कैश मिल जाएगा, इमीडिएटली डिस्पोजल कर दें। या इसे बेचने की बजाय इसकी रिमेनिंग लाइफ में इसे यूज करते रहें और यूज करके प्रोडक्शन ले लें, यूनिट्स ले लें और अकॉर्डिंगली इनको सेल कर दें। क्या ये दोनों काम साइमल्टेनियसली हो सकता है? इसे बेच भी दें और इस्तेमाल भी कर दें? ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन या क्या हो सकता है और या क्या हो सकता है? या इसकी रिमेनिंग लाइफ में इसको इस्तेमाल करते रहें और या इसे आज ही बेच के पैसे लें। वंस अगेन ये मशीन अपनी समझें, इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है ऊपर देख के बताएं, 6 लाख। लेट्स अज्यूम आपने ये कैलकुलेशन की कि इसे बेच के क्या मिल सकता है, नहीं बेच के कितना कैश मिल सकता है और इसे इस्तेमाल करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो रिमेनिंग लाइफ रहेगी उसमें कितने प्रॉफिट्स कमाए जा सकते हैं। आपके सामने इस वक्त कुछ वर्किंग्स आएंगी, फिलहाल मैं समझाने के लिए फिगर्स अज्यूम करूंगा, बाकी डिफरेंट इन फिगर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करूंगा। अगर आपने ये एसेट फ्यूचर में यूज करना है और फिर ये देखना है कि यूज करके फायदा कितना है और बेचने का फायदा कितना है, तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस की जाती हैं ताकि ये पता चलाया जा सके किस चीज का फायदा ज्यादा है और अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जा सके। तो लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन कि अगर इस मशीन को अभी बेच दिया जाए तो ये मार्केट में 5 लाख की बिक सकती है, लेकिन बेचने पे सपोज 20,000 का खर्चा भी होगा। 5 लाख मैंने क्या अज्यूम किया कि 5 लाख मिल सकता है कैश, लेकिन बेचने पे कोई खर्चा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सर, कैरिज आउटवर्ड हो सकता है, बेचने के लिए कोई कमीशन हो सकता है, तो कोई सेलिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो जरूरी भी नहीं है कि हों, लेकिन अगर होंगे तो क्या करेंगे, 5 लाख में से मैंने सेलिंग एक्सपेंसेस 20,000 माइनस किए हैं, विच मींस नेट कितने पैसे हमें बच जाएंगे, 4,80,000 बच जाएंगे अगर हम आज ही बेच देंगे। सपोज 5 लाख क्या अज्यूम हुआ, सेल प्रोसीड्स और 20,000 सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट सेल प्रोसीड्स 4,80,000 हो गए। अब आ जाए लेफ्ट साइड पे। सिमिलरली लेट्स अज्यूम इसकी रिमेनिंग लाइफ 5 इयर्स रह गई। 5 इयर्स में आपने वर्किंग की कि इससे जो यूनिट्स बनेंगे वो कितने के बिकेंगे, उन यूनिट्स को बनाने का खर्चा कितना होगा, और अकॉर्डिंगली आपने फॉर एग्जांपल एक फिगर कैलकुलेट कर ली कि यूज करके हमें फ्यूचर में 5,50,000 रुपए यूज करके बच जाएंगे। अब ये फिगर कैसे कैलकुलेट होगी इंशाल्लाह भी इसी मैंने डिटेल में बात करनी है। मैंने फिलहाल 550,000 को कहा कि अगर हम इसे यूज करेंगे फ्यूचर में तो उससे हमें 5,50,000 सपोज बेनिफिट होगा। अब ये दोनों फिगर्स गौर से देखें, बताएं इस एसेट को यूज करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, और जाने दें यार, यूज करना चाहिए सेल कर देना चाहिए। अब बताएं यूज करना चाहिए सेल करना चाहिए। अब क्या हुआ, अब फिगर्स गौर से देख रहे हैं, आप हायर की तरफ जा रहे हैं या लोअर की तरफ जा रहे हैं? फिगर्स गौर से देखते रहिएगा, मैं बदलने लगा। अगर सपोज 550,000 लिखूं तो अब क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, इट मींस हायर, इधर फायदा ज्यादा उस तरफ आना चाहिए। और अगर लेट्स अज्यूम ये 350,000 फिगर हो जाए तो हमें यूज करने से फायदा कम है, देयरफॉर हमें किस तरफ जाना चाहिए, हमें सेल कर देना चाहिए। इट मींस कि आप इन दोनों फिगर्स में से कोई हायर फिगर उठा रहे होंगे हमेशा, इन दो फिगर्स में से
यूज का बेनिफिट और सेल का जो भी बेनिफिट होगा उसमें से आप हायर सिलेक्ट कर रहे हो। तो इस केस में अगर मैं 550 दोबारा लिखूं तो आप कौन से फिगर को सिलेक्ट कर लेंगे? 550,000। इट मींस अब आप इस मशीन को फ्यूचर में यूज करके ही बेनिफिट लेना चाहते हैं। अब ऊपर है जी सर, इन दो और बताएं और कौन सी फिगर होनी चाहिए और हुक्म करें। नहीं वो तो सारे नेट हो गए। 5,50,000 आपके सामने मैंने कैसे कैलकुलेट किया होगा? कितने पैसे मिलेंगे, कितने खर्चे होंगे, कितने नेट बचेंगे, और 80 मैंने कैसे कैलकुलेट किया? आज कितने पे बिकेगा, आज कितना खर्चा होगा, नेट मैंने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अगले 5 सालों में जितनी भी रिमेनिंग लाइफ आएगी, कितने यूनिट्स बिकेंगे, कितने पे बिकेंगे, एक यूनिट का बनाने में कितना खर्चा होगा, और एक्सपेंसेस कितने होंगे, और बल्कि शायद उसकी फिर मैंने प्रेजेंट वैल्यू भी ली होगी। ये सारी वर्किंग मैंने किस दिन खड़ी की होगी? 30 जून 2022 पर मैं खड़ा हूँ। कैरिंग अमाउंट 6 लाख है। इस मशीन को फ्यूचर में यूज करें या इस मशीन को आज ही बेच दें, हमने कुछ वर्किंग की है। 5,50,000 क्या है? अगर हम इस एसेट को फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे तो आज हमें ये लग रहा है कि 5,50,000 इंशाल्लाह कमा लेंगे। 4,80,000 क्या है? अगर इस्तेमाल की बजाय बेचेंगे तो इंशाल्लाह 4,80,000 नेट कमा लेंगे। बताएं क्या कमा लेना बेहतर है? 5,50,000 यूज करके कमा लेना बेहतर है? क्या हमेशा यही बेहतर होगा? जो भी हायर होगा वो सिलेक्ट होगी। अब अगर ये हायर सिलेक्ट हो भी जाए तो ऊपर जरा फिगर के साथ इसे कंपेयर करें 6 लाख से। इस वक्त एसेट है कितने पे हमारी बुक्स में? 6 लाख। और हमें मैक्सिमम उससे फायदा कितना एक्सपेक्टेड है? 5,50,000। अपना ही एसेट समझे, मशीन अपनी समझे। 6 लाख और से दोबारा देखें। 6 लाख क्या है बोल दें? कैरिंग अमाउंट का मतलब मशीन हमारी बुक्स में 6 लाख की रह गई है। और नीचे जब फिगर्स देखते हैं हम तो 5,50,000 की तरफ अगर हम चले भी जाएं तो क्या इवन देन आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है? एसेट 6 लाख पे खड़ा है और मैक्सिमम फायदा हम कितना उठा सकते हैं? 5,50,000। तो कितने रुपए आपको बुरे लग रहे हैं? तो ये 50,000 रुपया जो आपको बुरा लग रहा है, इस 50,000 को कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। क्या ये लॉस हो गया है या एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा? ये भी बेचा नहीं है, इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। ना बेचा है ना इस्तेमाल किया है। अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा, बेचेंगे तो ये होगा। लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग लॉस। क्या अगर लॉस एक्सपेक्टेड हो तो इमीडिएटली रिकॉर्ड किया जाता है? वो सर जी इमीडिएटली रिकॉर्ड किया जाता है। तो व्हाट शुड बी द डबल एंट्री फॉर इम्पेयरमेंट लॉस? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, accumulated impairment loss credit, just like entry of depreciation. depreciation की एंट्री सुना है? अब accumulated depreciation कहने का मतलब ये होता है कि एसेट कम हो रहा है। तो वंस अगेन रादर देन कि हम एसेट अकाउंट को डायरेक्टली क्रेडिट करें, डेप्रिसिएशन की एंट्री से ही इम्पेयरमेंट लॉस वाली एंट्री बन जाएगी। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एंड accumulated impairment loss credit का मतलब नहीं, accumulated impairment loss credit का मतलब 50,000 से फाइनली हमारा एसेट कम होता है। क्या ये एंट्री आज ही हो जानी चाहिए या जब लॉस होगा तब होनी चाहिए? तो व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर इम्पेयरमेंट लॉस? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एंड accumulated impairment loss credit. अकॉर्डिंग टू माय डेट्स, जो मैंने डेट्स लिखी हैं, ये एंट्री किस दिन हो रही है? 30th जून 2022। हुआ क्या? 30th जून 2022 पे हमारे पास एक मशीन थी जिसकी कैरिंग अमाउंट 6 लाख रुपीस थी। हमने उसके फ्यूचर बेनिफिट्स की 2 वर्किंग्स की और देखा ये कि यूज करके कितना फायदा होता है और बेचने से क्या फायदा हो रहा है। वर्किंग्स के हमसे हमें पता ही चला कि यूज कर लेना चाहिए। लेकिन इवन देन अगर हम यूज भी करेंगे तो हमारी बुक्स में हमारा ये एसेट जो है वो 50,000 ओवर स्टेट हुआ है। ज्यादा हुआ है कम हुआ है? तो एसेट ओवर स्टेट हुआ है, उसे कम करने के लिए जो एंट्री हम कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज द एंट्री ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई सर? लेकिन मेरी बात 1 मिनट पूरी होने दें, फिर मेरे ख्याल आपको लिखने की बस जरूरत नहीं, पीछे नीचे पूरी स्टोरी लिखी हुई है। सर चांस देंगे तो सही। क्या इस वक्त इम्पेयरमेंट लॉस है? क्या हमेशा इम्पेयरमेंट लॉस होगा? एक मिनट मौका तो दें। बोर्ड पे देखें सर, जो बात फटाफट होनी चाहिए। लेट्स अज्यूम सर जी 15,50,000 इसकी यूज की वैल्यू आई है।
एक लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह सर। वंस अगेन मशीन आपकी है सर, पहले मेरी समझ लें ये और नहीं है सर। बेचने से क्या मिलेगा? 4,80,000 फॉर एग्जाम्पल, और इस्तेमाल से नेट क्या बचेगा? 15,50,000। हायर सिलेक्ट करें 15,50,000। कंपेयर किससे करें? कैरिंग अमाउंट कितनी है? अपनी ही मशीन समझें। डिफरेंस कितना है? गेन है लॉस है? तो गेन को भी आज ही रिकॉर्ड कर लें। अभी आज कौन सा मॉडल चल रहा है? कॉस्ट मॉडल। रिवैल्यूएशन की तरफ अभी नहीं जाना, वो बाद में जाएंगे। अगर गेन एक्सपेक्टेड होगा तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी इम्पेयरमेंट गेन। इम्पेयरमेंट गेन कैलकुलेट करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि इम्पेयरमेंट लॉस पता चले। तो अगर कैरिंग अमाउंट कम होगी तो देन हम कोई एंट्री नहीं कर रहे। अगर कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाएगी तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री बनेगी। अब जरा इससे पहले क्योंकि आप लिखने की कोशिश करें, पेज नंबर 5 पे चंद वर्ड्स मेरे साथ और पढ़ना, तो बाद में एंड में बात रहेगी तो इंशाल्लाह फिर लिख सकता हूं। फर्स्ट लाइन से दोबारा शुरू करें। किस हेडिंग में हम दोबारा चलेंगे? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। पहली लाइन दोबारा पढ़ेंगे। मैंने समझाते हुए आपको कुछ जरा वर्ड आसान आसान बोलने हैं, अब उन्हीं आसान वर्ड्स को जरा स्टैंडर्ड के वर्ड्स के साथ पढ़ना, तो ऐसी परेशान नहीं होना। एसेट इज सेड टू बी इम्पेयर्ड। क्या मतलब इम्पेयर्ड? डिक्रीज इन वैल्यू। अगर क्या हो जाए? कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाए रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट क्या चीज होती है वो मैं डिस्कस करता हूँ। सेकंड सेंटेंस इसके बाद फर्स्ट बुलेट है उसको छोड़ दें, वो बात मैंने कर दी। नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस मींस फॉर एसेट्स एट कॉस्ट मॉडल। अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है तो आज से पहले आपको कैरिंग अमाउंट की क्या कैलकुलेशन बताएं। अगर कॉस्ट मॉडल हो, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और राइट साइड पे जाए अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो रिवैल्यूएटेड अमाउंट किसे कहते हैं? फेयर वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आइए 16 के अंदर ही रहेगा आज, लेकिन डेफिनेटली बहस किस तरफ नहीं जाएगी? रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ नहीं जाएगी। अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है तो कैरिंग अमाउंट कैसे आती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट कॉस्ट मॉडल। अब एक सेकंड दोबारा जरा बोर्ड पर देखो। बिफोर एनी इम्पेयरमेंट लॉस हमारे एसेट की कैरिंग अमाउंट थी 6 लाख, ऐसे था सर। लेकिन अगर इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हो जाए, दोबारा 550,000 पे आ गया, कितना लॉस बनता था? तो क्या एंट्री बनी थी 50,000 की? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। तो क्या एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट होने से फिर एसेट की कैरिंग अमाउंट 6 लाख से कम होके 5,50,000 हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अगर कभी वर्ड बोला जाए आपके सामने तो ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस के बढ़ने से क्या कम हो जाएगा? एसेट कम होता है। तो अगर इम्पेयरमेंट लॉस 50,000 का रिकॉर्ड हो गया है तो अब आप कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हुए कॉस्ट 15 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9 लाख और माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस 50,000 करके फाइनल कैरिंग अमाउंट बनाएंगे। अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है तो कैरिंग अमाउंट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए तो देन कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट होगी कॉस्ट माइनस accumulated depreciation and minus accumulated impairment loss, which in this case is 50,000. Therefore after this entry asset आपका 6 लाख से कितने पे आ जाएगा? 5,50,000 पे। ठीक होगी मेरी बात? अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है तो कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल पे कैसे कैलकुलेट होती है? सॉरी यार क्वेश्चन ही साइलेंट है। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। या अल्लाह मुझे क्वेश्चन बनाने का कोई तरीका ही समझा दे मौला। और अगर इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए तो फिर कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तक तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन एक नया हेड अपीयर हो जाएगा माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, तो फाइनल कैरिंग अमाउंट पर आ जाएगा। आपको बात समझ आ गई? नेक्स्ट एक वर्ड ढूंढने जरा, रिकवरेबल अमाउंट पर आया था फर्स्ट सेंटेंस पर। फर्स्ट सेंटेंस में 3 वर्ड हाईलाइट हुए हैं। सबसे पहले एक एसेट वर्ड हाईलाइट हुआ है, उसकी बात हो गई थी। फिर एक कैरिंग अमाउंट हाईलाइट हुआ वर्ड, और फिर एक रिकवरेबल अमाउंट है। अब रिकवरेबल अमाउंट की डेफिनेशन ढूंढने मिल गई, सिनेरी 1 से ऊपर है। रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ को कहते हैं, रिलैक्स होकर वर्ड्स पढ़ रहा। 2 फिगर्स कैलकुलेट होती हैं, उनमें से जो भी हायर फिगर होगी वो रिकवरेबल अमाउंट कहलाती है। किस किस का है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल मींस बेचने का कोई खर्चा अगर है तो माइनस कर दें। एंड दूसरा वर्ड लिखा हुआ है
वैल्यू यूज की ट्रांसलेशन अगर सिंपल की जाए तो इसका मतलब ये बन जाएगा इस्तेमाल का फायदा। फर्स्ट लाइन में जाए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब बेचने से क्या मिलेगा, और बेचने पे कोई खर्चा होगा तो माइनस करना है। बोर्ड पे जरा देखें, मैंने जो जरा आसान वर्ड्स लिखे थे उसमें जो मैंने इमीडिएटली सेल कहा था आपसे राइट साइड पे, उसकी फिगर मैंने कैसे निकाली थी, 5 लाख माइनस 20,000। अपने जरा वर्ड्स पढ़े पहले। 5 लाख क्या होगा, फेयर वैल्यू मींस एसेट को बेचने पे जो पैसे मार्केट से मिलेंगे, और लेस कॉस्ट टू सेल मैंने कितनी रखी थी, 20,000। तो 4,80,000 इज कॉल्ड एज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वो जो नेट सेल प्रोसीड्स मैंने कही थी उनको स्टैंडर्ड के वर्ड्स में क्या कहा जाता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। व्हाट इज 5 लाख फेयर वैल्यू, व्हाट इज 20,000 कॉस्ट टू सेल, व्हाट इज 480 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, ये वाला इंस्टेंस ठीक है। सेकेंडली वर्ड लिखा वहां पे वैल्यू यूज। वैल्यू यूज को अगर ट्रांसलेट किया जाए तो क्या बनेगी ट्रांसलेशन, यूज का फायदा। यूज का फायदा, तो यूज का फायदा मैंने लेफ्ट साइड पे कितना कैलकुलेट किया था, 5,50,000। इन दोनों में से सिलेक्ट किसे किया था आपने, हायर। हायर क्या हमेशा वैल्यू यूज ही होगी, जो भी इनमें से हायर होगी वो हायर फिगर सिलेक्ट होने के बाद फिर रिकवरेबल अमाउंट कहलाएगी। बोर्ड पे जरा देखें, 5,50,000 इनिशियली क्या कहलाएगा, वैल्यू यूज। 4,80,000 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन जब इनमें से जो फिगर भी हायर होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी तो सिलेक्शन के बाद उसका नाम हो जाएगा रिकवरेबल अमाउंट, और इस रिकवरेबल अमाउंट को फिर कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट से, और अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी तो डिफरेंस इंपेयरमेंट लॉस हो। अब वर्ड समझ आ गए प्लीज। तो व्हाट इज द मीनिंग रिकवरेबल अमाउंट, पढ़ के इट इज हायर ऑफ व्हाट एंड व्हाट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल एंड वैल्यू यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब ये होता है कि आज ही अगर बेच दें तो क्या मिलेगा, लेस एनी सेलिंग एक्सपेंस। और वैल्यू यूज का मतलब होता है कि अगर रिमेनिंग लाइफ में इस्तेमाल कर देंगे तो कितना फायदा होगा। इंशाल्लाह कैलकुलेशन की तरफ बाद में चलेंगे। अब सारे वर्ड्स पहली लाइन के समझ आ गए। इन एसेट्स की बात हो रही है, अपने वर्ड्स में जरा बताएं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले एसेट्स की बात हो रही है, टेंजेबल एसेट्स की हो सकती है, IAS 40 में कॉस्ट मॉडल की बात हो सकती है। लेकिन आज सारी बहस में कौन से एसेट्स हैं, IAS 16 में भी कौन से एसेट्स हैं, कॉस्ट मॉडल वाले। कैरिंग अमाउंट अगर इंपेयरमेंट लॉस ना हो तो कैसे कैलकुलेट होती है कॉस्ट मॉडल में, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल एंड वैल्यू यूज। एक सिनेरियो नीचे पढ़े जरा, पेन हाथ रखो। As on 30 June 2011, ये ऑनलाइन स्टूडेंट सारे इकट्ठे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होता। बाकी जरा मैं बात पूरी करूं और होपफुली फिर एंड में अगर कोई मसला रहेगा तो डिस्कस कर लेते हैं। As on 30 June 11, डेट अंडरलाइन करना है। लेट्स assume 30 June 11 पे खड़े हैं आप। मशीन made at cost model has the following carrying amounts. What is the carrying amount finally? 650,000. 1 million minus 350. Machine is an asset from which we will obtain future benefits. अब वही तकरीबन सारी बातें लिखी होंगी जो मैंने अभी की आपसे, ठीक है। There are two ways of obtaining benefits from this machine. Either number one, use the machine over the useful life, remaining useful life, and obtain production of goods, or immediately sell and receive cash. Let's assume, suppose we have estimated as on 30 June 11, जिस ईयर एंड पे आप खड़े होंगे वहां ये वर्किंग्स होंगी, that by using the machine over the remaining useful life we can obtain benefit of rupees 7 lakh. इस 7 लाख का कुछ अच्छा सा नाम रखने की कोशिश करें, वैल्यू यूज का फायदा है। In addition, it is estimated that if the machine is sold on 30 June 11, अगर आज ही बेच दिया जाए today, we can obtain 8 लाख। 8 लाख का कुछ अच्छा सा नाम रखना। अच्छा, अगर कॉस्ट टू सेल नहीं पता तो we definitely assume कि वो जीरो है। कॉस्ट टू सेल अगर नहीं पता तो वो जीरो ही होगी। तो व्हाट इज 8 लाख फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब ढूंढे जी इसमें से हायर लेना है लोअर लेना है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ें। what should we do, either use it or sell it? Obviously we should go towards the
Higher figure. What is higher figure? 8 lakh. It means our machine has a potential of 8 lakh benefit. 8 लाख पोटेंशियल है, उसमें फायदा उठाया जा सकता है. द कैरिंग अमाउंट इज 6,50,000. सही है? विच मींस वी आर एक्सपेक्टिंग. अब किसको किससे कंपेयर किया जा रहा है? जो हायर उठा लिए 8 लाख, जहां पोटेंशियल बेनिफिट लिखा हुआ है इसका ब्रैकेट में लिखें. जब ये हायर उठ गए 8 लाख, तो अब इसका नाम क्या बन गया? ब्रैकेट में लिखे जाएंगे रिकवरेबल अमाउंट. किस जगह लिख रहा हूँ? सेकंड पॉइंट के साथ लिख रहा हूँ. सेकंड पॉइंट बी में सेकंड पॉइंट पे 8 लाख बेनिफिट पोटेंशियल. ये रिकवरेबल अमाउंट किसका नाम है? फेयर वैल्यू लेस सर का नाम है, वैल्यू यूज का नाम है? इन दोनों में से जो हायर फिगर सिलेक्ट हो जाएगी आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द अमाउंट, फिर उसका नाम रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा. बिफोर सिलेक्शन 7 लाख क्या था? प्लीज बोले सर जी, प्लीज बोले सर. वैल्यू यूज व्हाट इज 8 लाख बिफोर सिलेक्शन? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट. आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हायर 8 लाख अब क्या कहलाएगा? रिकवरेबल अमाउंट. फिर उसका कंपैरिजन किससे होगा? कैरिंग अमाउंट. कैरिंग अमाउंट होने what is carrying amount? 6,50,000. What is recoverable amount? 8 lakh. We are expecting gain or loss? ब्रैकेट पढ़ें. which should not be recorded immediately, which means हमारी इस वर्किंग से पता ये चला कि इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है और विदाउट एनी एंट्री एसेट कितने पे ही रहेगा? 6.5 लाख पे ही रहेगा. तो व्हाट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्किंग? टू कैलकुलेट वैल्यू यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट. पता चले कि कहीं एसेट की वैल्यू कम तो नहीं हो गई, और अगर ज्यादा हो गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह कह के कोई भी एंट्री नहीं करेंगे. एंट्री कब करेंगे? जब अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहेंगे मौला शुक्र थोड़ा हुआ है, जरा भी हो सकता था, लेकिन फिर उस अल्हम्दुलिल्लाह के साथ एक एंट्री भी करेंगे. लेकिन वो एंट्री कब करनी पड़ेगी? बंदा कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स रिकवरेबल अमाउंट. क्या किससे ज्यादा हो जाए? सिनेरियो 1 में क्या किससे ज्यादा था? कैरिंग अमाउंट लेस थी, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा था. कैरिंग अमाउंट लेस थी, तो लेस पे लॉस नहीं है, एक्सीड पे लॉस है. किसका एक्सीड हो जाए? किससे? कैरिंग अमाउंट एक्सीड करते रिकवरेबल. अब ये जरा वर्ड्स आ रहे हैं नहीं, जरूर बोलें ताकि बात जरा थोड़ी सी ध्यान में सेट हो. नेक्स्ट पेज पे कहां है? सिनेरियो 2 पढ़ें. Another scenario जिसका पिछले से लिंक नहीं है. लेट्स अज्यूम 30 जून 14 है. स्पीड अप हो जाए, स्पीड अप हो जाए. वंस अगेन एक मशीन है, कॉस्ट मॉडल पे है. कैरिंग अमाउंट बताएं प्लीज. कैरिंग अमाउंट बताएं. सपोज बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 1,50,000 का नाम बताएं. It is further estimated that we can obtain 70,000 if sold immediately का नाम बताएं. सिलेक्शन कर लें. 1,50,000 सिलेक्शन के बाद नाम क्या बन गया? It means we can obtain maximum benefit of 1,50,000 by using the machine in this case, which is higher figure. However, concentration. However, even if we use a machine in this case, अगर हम use कर भी लें, this benefit is less than the carrying amount. किसको किसके साथ देखा गया? 2 लाख को 150 के साथ देखा गया, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को, which means we are expecting a loss of 50,000. This expected loss is called as impairment loss, which should be recognized immediately at the reporting date. What is the double entry? After impairment loss, the revised carrying amount will be 50,000 की एंट्री करने के बाद एसेट कितने से कितने पे आ जाएगा? ट्राई करें. 2 लाख से 1.5 लाख पे आ जाएगा. मींस रिकवरेबल अमाउंट के एसेट बराबर हो जाए करेगा अगर इम्पेयरमेंट लॉस है तो. अगर इम्पेयरमेंट लॉस है तो आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट विल बी इक्वल टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट. लेकिन वो फिगर्स लिखी कैसे जाएंगी? ऊपर 2 फिगर्स एज इट इज आएंगी ऊपर से, एक नीचे तीसरी फिगर साथ गौर से देखनी है. कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख. कितना डेप्रिशिएट कर चुके थे? लेकिन 50,000 एक और हेडिंग ऐड हो जाएगी, लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस. तो फाइनली व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट? 1,50,000 which is equal to the recoverable amount. अगर इम्पेयरमेंट लॉस है तो आफ्टर द एंट्री ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट विल बी इक्वल टू द रिकवरेबल अमाउंट. क्या यहां से ऑनवर्ड्स आप फ्यूचर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? सर जी करेंगे सर. एक सेंटेंस अंडरलाइन करें. आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बोले कितनी फिगर है? विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर. या तीसरा एक सेंटेंस आ गया इस तरह का. इससे पहले ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाला सेंटेंस आपने कब कब सुना हुआ है?
After revaluation, fair value is depreciated over remaining useful life. After change in estimate, WDV is depreciated over remaining useful life. आज के बाद एक तीसरी चीज ऐड हो गई है, after impairment loss, revised carrying amount is depreciated over remaining useful life. एक नजर खुद से जरा सिनेरियो पढ़ो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को बात समझ आइए। जी कैरिंग अमाउंट 1 लाख सॉरी कैरिंग अमाउंट 2 लाख थी और रिकवरेबल अमाउंट 1,50,000 थी। तो एसेट की कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा होता है तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस है, विच मींस एसेट इम्पेयर्ड है, विच मींस एसेट की वैल्यू कम हो गई। ठीक है सर। सिनेरियो 1 जरा देखें, इम्पेयरमेंट लॉस है, क्यों नहीं है, क्या किससे ज्यादा है? इन अदर वर्ड्स कैरिंग अमाउंट लेस है रिकवरेबल अमाउंट। एक इम्पेयरमेंट लॉस कब होता है? जब कैरिंग अमाउंट एक्सीड करते हैं। तो सिनेरियो 2 में कितना इम्पेयरमेंट लॉस है? तो आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस अगर रिकॉर्ड हो जाए तो हमारा एसेट कितने से कितने पे आ जाएगा? 2 लाख से 1.5 लाख पे आता है। और वो 1.5 लाख पे जब आ जाएगा तो यहाँ से ऑनवर्ड्स फिर 1,50,000 विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ठीक है सर, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? ये चीजें सारी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उन्हीं से फिर बड़े बड़े सवाल बन जाते हैं। तो इनिशियली अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो इतना भी टफ नहीं है अगर कोशिश की जाए तो। बहरहाल जी स्टिल एनी मसला? चलिए सर जी, मैंने यहाँ तक आपको समझाने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स की बेस पे फिगर्स बताई हैं। लेकिन अब आ जाए जरा जो डेफिनेशंस आई हैं, जो वर्ड्स आए हैं, उनको जरा हम स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में पढ़ें। उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया तो उसी को आप थोड़ी सी हमने मुश्किल इंग्लिश में पढ़ना है। तो सबसे पहले एक वैल्यू यूज हेडिंग आ गई है, एक एरो सा बना हुआ है, कटने सारे जिस जगह आप खड़े थे वहीं पे। कैरिंग अमाउंट बट अगर ज्यादा होगी तो इम्पेयरमेंट लॉस होगा, अदरवाइज अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होगी तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होगा। इम्पेयरमेंट लॉस कब करेंगे? जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी। हमने बिल्कुल इम्पेयरमेंट लॉस हरगिज नहीं करना। हमारा एसेट के इम्पेयरमेंट लॉस तब होगा जब उसकी कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड करता है। चले सर जी, अब वैल्यू यूज की डेफिनेशन पढ़ें जो स्टैंडर्ड के मुताबिक है। रिलैक्स रह के पढ़ना, आपको कल परसों कुछ प्रेजेंट वैल्यू का आइडिया भी मैंने दिया था। वर्ड्स लिखे हुए हैं वैल्यू यूज की हेडिंग में। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू बी derived from an asset over its remaining useful life। मैंने अभी आपको एक फिगर बताई थी 5,50,000। एसेट ने फ्यूचर में यूज होना है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में, तो जिन सालों में इस एसेट ने यूज होना है उन सालों की हम एक एस्टिमेटेड बेसिस पे वर्किंग करेंगे और उन सालों की फिगर्स की फिर एक प्रेजेंट वैल्यू भी लेंगे। ये प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? हम किसी भी डेट पे अगर वर्किंग कर रहे हैं, 30 जून 2022 है, 23 है, जो भी ईयर के एंड की डेट है, वहां खड़े होके हमने कंपैरिजन करना है। तो हमने देखना यह है कि आज के मुताबिक कितना फ्यूचर में फायदा होगा, आज के मुताबिक बेच के कितना मिलेगा, उसमें से जो हायर होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, फिर वो आज की कैरिंग अमाउंट से कंपेयर हो जाएगा। ये 3 दफा शायद मैंने आज बोला है। आज का मतलब है जिस ईयर एंड पे खड़े होकर वर्किंग कर रहे हैं उस ईयर एंड की फिगर्स होनी चाहिए। क्या यूज हमने फ्यूचर में करना है? तो फ्यूचर की वर्किंग करेंगे, लेकिन फ्यूचर की अमाउंट्स की फिर एक प्रेजेंट वैल्यू भी लेंगे, तो इंशाल्लाह फिगर हमारे पास वैल्यू यूज की आ जाएगी। अब ये जो एक लाइन लिखी हुई थी इसको नीचे एक्सप्लेन किया हुआ 5 स्टेप्स में, हेडिंग मिलेगी आपको इसके फौरन बाद, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू यूज। मैं समझाते हुए कुछ आपके सामने फिगर्स अज्यूम करूंगा, पहले आपने उन्हें पेशेंस से काइंडली गौर से देखना, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह पेज के नीचे जगह फिर वहां आप नोट भी कर सकते हैं।
मैं इस वक्त अब आपसे डिस्कस ये करूंगा कि वैल्यू यूज कैलकुलेट कैसे होती है। ना मेरा इस वक्त फोकस अब कैरिंग अमाउंट पे है, ना ही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे है। मेरा सिर्फ फोकस किस पे है कि वैल्यू यूज कैलकुलेट अगर करनी पड़ जाए तो वो कैसे होती है। आइए स्टेप नंबर 1 पढ़ो। नंबर 1 आपने एस्टिमेट करना होता है, पॉइंट वाइज चलते रहना। एस्टिमेट फ्यूचर कैश इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द मशीन। मशीन एक जेन में रख लें, मशीन से अपने यूनिट्स बनाने हैं, यूनिट्स बना के इंशाल्लाह बेचेंगे, पैसे आएंगे या जाएंगे, इनफ्लो लिखा हुआ है। मसलन लेट्स अज्यूम 30 जून 2022 के एंड पे खड़े होके आप एसेट की वैल्यू यूज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसकी रिमेनिंग लाइफ एस्टिमेट करेंगे। लेट्स अज्यूम जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं उस मशीन की रिमेनिंग लाइफ 2022 ऑनवर्ड्स 3 साल रह गई है, तो मैं किन सालों में वर्किंग करूंगा पहला बोलना है। 2021 की वर्किंग करूंगा, 2018 की भी करूंगा, 2022 के एंड पे खड़ा हूं, 3 साल अगर इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रह गई है तो कौन कौन से सालों में वर्किंग होगी, 2023, 2024 एंड 2025। डेफिनेटली अगर 5 साल है 2026, 27 जितनी भी रिमेनिंग लाइफ हमें दी होगी उन रिमेनिंग ईयर्स की हम एक वर्किंग करेंगे। पहली चीज क्या एस्टिमेट करेंगे, पॉइंट नंबर 1 प्लीज क्या एस्टिमेट करेंगे भाईजान, पढ़ के बताना था, किसने का जुबानी बताएं। क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्यूचर कैश इनफ्लो फ्रॉम, अगर एसेट इस्तेमाल होता रहेगा फ्यूचर में तो फ्यूचर में कितने कैश इनफ्लोज जनरेट होंगे, हम उसकी वर्किंग करेंगे। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन वी आर एक्सपेक्टिंग कि 100 मिलियन कैश इनफ्लो होगा फर्स्ट ईयर में, 150 होगा नेक्स्ट ईयर में, और उसके बाद सपोज एसेट पुराना होने की वजह से हमें सिर्फ 80 मिलियन बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं फिगर्स अज्यूम कर रहा हूँ, डेफिनेटली रियल लाइफ में तो आप खुद एस्टिमेट करेंगे, लेकिन एग्जामिनर आपको डाटा देगा, डाटा की बेस पे अपने वर्किंग करनी है। पहली चीज कौन सी एस्टिमेट हो गई है, बोल दे यार, फ्यूचर कैश इनफ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज, सेल करेंगे इंशाल्लाह पैसे मिलेंगे, उसका एस्टिमेट कर लेंगे। सेकंड लाइन पढ़े, देन कैश फ्लोज, देन एस्टिमेट फ्यूचर कैश आउटफ्लोज। अब अगर सेल करनी है तो क्या रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, एम्प्लॉइज को पैसे देने पड़ेंगे, बिजली के बिल आएंगे तो खर्चे भी होंगे। तो सेकेंडली क्या एस्टिमेट करना है, कैश आउटफ्लोज एस्टिमेट होने इन्हीं फ्यूचर ईयर्स के। तो सपोज 70 मिलियन, 100 मिलियन एंड सपोज 60 मिलियन के आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है। मैंने ब्रैकेट क्यों लगा दिया आउटफ्लोज को, कैश पैसे आ रहे हैं अच्छे लग रहे हैं, जा रहे हैं बुरा लग रहा है, नेट ऑफ कर रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या हो गया, कैश इनफ्लोज एस्टिमेट करें। दूसरा स्टेप क्या हो गया, कैश आउटफ्लोज एस्टिमेट करें। थर्ड लाइन रिलैक्स होकर मेरे साथ पढ़ें, एस्टिमेट नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। किसी गलत तरफ नहीं जाना, रिलैक्स रहना। दोबारा सेंटेंस पढ़ें, एस्टिमेट नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। देखिए सर, अगर हम 30 जून 2022 पे वर्किंग कर रहे हैं तो एक वर्ड है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये होता है कि अगर आज ही 30 जून 2022 पे बेच दें तो कितने पैसे मिलेंगे, और अगर कोई खर्चा होना है तो नेट ऑफ करना है। एक ये है कि अगर आज ही बेच दें, लेकिन सपोज अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि हमने इसे आज बेचना नहीं है बल्कि इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल करने के डिसीजन के बावजूद यूजफुल लाइफ के एंड पे एक स्टेज आएगी जब इस एसेट को फिर आपने अल्टीमेटली बेचना ही होगा। एक है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, उसका मतलब है अगर आज ही बैलेंस शीट डेट पे बेच दें। लेकिन अगर आप यूज का डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली यूजफुल लाइफ में पहले उसे इस्तेमाल करके बेनिफिट्स लेंगे, लेकिन यूजफुल लाइफ के एंड पे फिर कोई डिस्पोजल प्रोसीड्स भी एक्सपेक्टेड हो सकती हैं। ये यूजफुल लाइफ के एंड पे पैसे तब मिलेंगे जब आप आज ही बेच देंगे, या तब मिलेंगे जब आज आप इस्तेमाल का डिसीजन लेंगे। अगर आप आज ही बेच देंगे तो फिर तो बहस ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप आज इस्तेमाल का डिसीजन लेंगे भी तो लाइफ के एंड पे ये एक्सपेक्टेड हो सकता है कि अल्टीमेटली बेच के भी कुछ कमाया जा सके, और ये भी हो सकता है कि उसको कमाने के लिए उस वक्त कुछ खर्चे भी करने पड़ जाएं। तो वर्ड्स क्या लिखे हुए यहाँ, जरा पॉइंट नंबर 3 पढ़ें। क्या एस्टिमेट करें, कब एस्टिमेट, आज एस्टिमेट करें कि अल्टीमेटली यूजफुल लाइफ के एंड पे बेचने पे हमें कितने नेट पैसे बचेंगे। नेक्स्ट लाइन में कहा है नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स को तो एक्सप्लेन किया हुआ है। नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स मींस ultimate sale proceeds at the end of the remaining useful life less estimated cost of disposal। दोबारा जरा वर्ड्स क्लियर कर लीजिएगा, मिक्स नहीं करनी चीजें। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अगर वर्ड आपके सामने बोला जाए तो उसका मतलब आज ही का मतलब बैलेंस शीट डेट पे बेच दें,
लेकिन अगर आप वैल्यू यूज की वर्किंग कर रहे हैं तो यकीनन कुछ अर्सा आपने यूज करना है, यूज करने से फायदे होंगे, प्रॉफिट्स इंशाल्लाह होंगे। लेकिन यूज अगर आप कर भी लेंगे तो लाइफ जब एंड होगी तो उस वक्त हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि बेच के कुछ पैसे कमाए भी जा सकते हैं और बेचने पे कुछ खर्चे भी करने पड़ सकते हैं, तो उनको आपस में नेट अप कर लेंगे और नेट अप करके आपके पास नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स आ जाएंगी। मैं एक एग्जांपल आपके साथ बना रहा हूँ, इसको डिस्कस करते हुए जरा एक मिनट बोर्ड पे देखें। ये जो मैं इस वक्त नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स की बात कर रहा हूँ, ये इस्तेमाल करने के बाद मिलेंगे, ये आज ही मिल जाएंगे, इस्तेमाल करने के बाद एंड ऑफ यूजफुल लाइफ मिलेंगे, क्या हर साल बेच देंगे? ये एक वन टाइम सेल प्रोसीड्स होंगी, नेट डिस्पोजल कॉस्ट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, व्हिच मींस अगर मैं 3 साल रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अज्यूम कर रहा हूं तो ये नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स की फिगर किस कॉलम में कैसे आएगी, किस कॉलम में आएगी? हर कॉलम में आएगी। किस कॉलम में आएगी? आखिरी कॉलम में आया करेगी जो एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ है। लेट्स अज्यूम ये 10 मिलियन मैंने अज्यूम किया, ये पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन रेयर चांस होगा कि अगर डिस्पोजल पे कॉस्ट ज्यादा आनी है और पैसे कम मिल रहे हैं, वरना नॉर्मली क्या होगा, बेचने के पैसे माइनस डिस्पोजल कॉस्ट, नेट पॉजिटिव फिगर आ रही होगी। लेट्स अज्यूम चलो मैं ये जो 10 बनाया, ये 10 मैंने सपोज बनाया 11 मिलियन कैश एक्सपेक्टेड है और 1 मिलियन सपोज डिस्पोजल कॉस्ट एक्सपेक्टेड है, तो मींस 10 मिलियन का नेट कैश इनफ्लो एक्सपेक्टेड है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। किस चीज से? डिस्पोज करने के बाद से। ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से लिख रहा हूं या वैल्यू यूज की वर्किंग कर रहा हूं? वैल्यू यूज की वर्किंग में डिस्पोजल प्रोसीड्स कैसे आ गए? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल का मतलब होता है अभी अगर भेज दे तो। नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स का मतलब ये है कि यूजफुल लाइफ जब एंड हो जाएगी तो बेच के कितने पैसे मिलेंगे। ये पैसे नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स वाले आज बेचने के डिसीजन की वजह से मिलेंगे या आज यूज के डिसीजन की वजह से मिलेंगे? यूज के डिसीजन की वजह से मिलेंगे, देयरफॉर हम इसे वैल्यू यूज की वर्किंग में कंसीडर कर रहे हैं। कुछ ऐसा होगी मेरी बात? मैं ये फिगर हर साल क्यों नहीं ले रहा? हर साल भेज देंगे यार, हर साल भेज देंगे, हर साल नहीं बेच सकेंगे, एक दफा यूजफुल लाइफ के एंड पे बेचना एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो अब जरा तीनों पॉइंट्स में साथ दोबारा पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ? पढ़ के सर जी, पढ़ के इनफ्लोज एस्टिमेट करें, इस्तेमाल के इनफ्लोज, देन उस इस्तेमाल की वजह से जो आउटफ्लोज होने हैं वो एस्टिमेट कर लें। देन नंबर 3 पढ़ दें जरा खुद से, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट कर लें, क्योंकि 3 साल मेरी लाइफ है इस एसेट की, तो एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ 2025 के एंड पे ये पैसे एक्सपेक्टेड है। 22 में भी बेच देंगे, 23 में फिर बेच देंगे, 24 में बेच देंगे। स्टार्ट में इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्योंकि इस्तेमाल करने के बाद बेचने की बात कर रहे हैं। अगर 22 में ही बेच देंगे तो 23 में क्या इस्तेमाल करेंगे? हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 3 साल इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है। ऊपर वाली 2 फिगर जो मैंने ली हैं वो 3 सालों के इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं, सेल्स के और एक्सपेंसेस के, और 3 साल बाद जब ये लाइफ एंड हो जाएगी एसेट की तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 10 मिलियन का ये एसेट बिक सकता है। और 11 और 1 ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा? 11 सेल प्रोसीड्स मैंने लिखी हैं और 1 मिलियन कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल अज्यूम की। ठीक हो गया? नंबर 4 जी, ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक मिनट जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? क्या ये वर्किंग हमेशा 3 साल की होगी? ये कितने अर्से की वर्किंग होगी? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जितनी भी होगी उतने कॉलम्स बने होंगे। देन सर जी, पॉइंट नंबर 4 पढ़ने से पहले एक सेकंड बोर्ड को देखो। यहां तक जो 3 फिगर्स हमने लिख ली हैं इनकी बेस पे हम एक नेट कैश फ्लो की वर्किंग कर रहे हैं। कैसे बोलें जी? 2023 में फिगर क्या आएगा? 30 नहीं, फिगर 100 माइनस 70 30, 150 माइनस 100 50, 80 माइनस 60 20 प्लस 10 होना दोबारा 30। ठीक है, 80 माइनस 60 20 हो गया था, 10 प्लस हो रहा है। समझ आ गया सर? बनता तो 10 ही है वैसे, 30 पूरा हो गया सर। 80 माइनस 60 कितना हुआ? 20, और उसके बाद 10 फर्दर पॉजिटिव मैंने अज्यूम किया तो प्लस होकर 30 हो गया। अब अगला पढ़ने से पहले दोबारा जरा यही फिगर देखें। हम इस वर्किंग के एंगल से किस दिन खड़े हैं? 30 जून 2022 पे खड़े हैं और फ्यूचर की वर्किंग कर रहे हैं। 22 के एंगल से 23 के पैसे जो 30 मिलियन है
ये 1 साल बाद मिल रहे हैं। तो सर जी ऐसे ही है ना यार, 50 मिलियन कब मिलेगा? 2 साल बाद। 25 के पैसे 3 साल बाद। तो 22 के एंड पे वर्किंग हो रही है, अगले 3 साल की वर्किंग है। तो अब ये फिगर्स 1 साल बाद, 2 साल बाद और 3 साल बाद हमें रिसीव होनी है, लेकिन हमने कंपैरिजन करना है 30 जून 2022 पे। तो देयरफॉर अब इन फिगर्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी किस दिन? 2022 वाले दिन। इट मींस जो 30 मिलियन है ये आज से कितने साल बाद मिलना है? 1 साल बाद। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी? प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला भाईजान, फार्मूला भाईजान 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट माइनस 1 हो जाएगा 30 के साथ, -2 हो जाएगा 50 के साथ, -3 हो जाएगा 30 के साथ। कैसे वर्किंग कर लेंगे? 30 इंटू फॉर्मूला बोले 1 प्लस रेट सपोज 10% लगा दें, माइनस बोल दें -1। फिगर्स आ जाएंगे, पहले स्टोरी मेरी पूरी कर लेना जल्दी। 50 की कैसे प्रेजेंट वैल्यू लूं? 50 की वजन कैसे लूं? -2 क्यों हो गया? आज से 2 साल बाद, हम उसे आज लेके आ रहे हैं। अब 3 साल बाद जो अमाउंट उसे आज कैसे लेके आए? 30 इंटू 1 प्लस 0.1 -3। कैलकुलेटर ढूंढे कहीं? मिल गया है। जीरो दबा दें, दबा दें, पहले 30 की प्रेजेंट वैल्यू ले लें। जी फर्स्ट 30 की प्रेजेंट वैल्यू -1 जी मिस्टर उस्मान। याद कर लो यार, कमाल हो गया। मिस्टर उस्मान कहा मैंने? तो मिस्टर उस्मान ने जीरो ढूंढा। कल तो इधर था, मिल क्यों नहीं रहा? 30 पहले 30 की प्रेजेंट वैल्यू आंसर बताइए। 27.27। 50 दूसरा 41.32 एंड थर्ड 22.54। ये जो फिगर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद थी, उनकी हमने प्रेजेंट वैल्यू लेके क्या उन सारी फिगर्स को आज की फिगर्स बना लिया है? तो आज की ये जो 3 फिगर्स आई हैं, इन तीनों का अब हम प्लस कर लेंगे। ये क्या है वैसे? प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर नेट कैश फ्लोज है, इसको प्लस करें जरा करना। 91.13। तो ये जब प्लस करके अब फाइनल फिगर आई है, दिस फिगर इज कॉल्ड एज वैल्यू इन यूज। अब जरा अपना स्टेप नंबर 4 और 5 में सब पढ़ लें। 30 50 30 जब आ गया था तो फोर्थ स्टेप, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीस फिगर्स। कैसे? बाय यूजिंग द फार्मूला एक दफा दोबारा बोलना। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट माइनस n है, 1 साल बाद -1 हो गया, -2 एंड -3। और फाइनली नंबर 5, add the present values and this total will be called as value in use. What is the name of 91.13? ये फाइनल फिगर वैल्यू यूज की। ठीक हो गया? एक सेकंड जरा, एक डेफिनेशन आई थी वैल्यू यूज के ऊपर, जस्ट वो एक सेकंड अंडरस्टैंड कर लें, फिर बाद में लिख लीजिएगा। वैल्यू यूज किसे कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज expected to be derived from an asset by continuing using it over the remaining useful life. ठीक है? तो उसको एस्टिमेट करने का तरीका क्या हो गया? स्टेप्स बोल दे जरा। कैश इनफ्लोज एस्टिमेट करें, कैश आउटफ्लोज एस्टिमेट करें, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एस्टिमेट करें, उनको पहले आपस में नेट ऑफ करके एक नेट कैश फ्लो निकाल लें, फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, और सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज विल बी कॉल्ड एज वैल्यू इन यूज। काइंडली ये सब कुछ नोट कर लें, पेज के नीचे जगह बन जाएगी। जी रेजिडुअल वैल्यू तब वर्ड बोला जाता है जब डेप्रिसिएशन की वर्किंग करते हैं, लेकिन इसे यहाँ नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स बोल रहे हैं। बाकी बात आपकी कुछ सिमिलर है, लेकिन यहाँ डेप्रिसिएशन क्योंकि वर्किंग नहीं हो रही, इसलिए रेजिडुअल वैल्यू कहना जरा इसे यहाँ मुनासिब नहीं रहेगा, लेकिन वही रेजिडुअल वैल्यू जो एंड में मिलनी है यहाँ नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स के एंगल से बढ़ता है। ठीक है मतलब।
अगर डिस्पोजल पे कोई कॉस्ट इंकर होगी तो उसको फिर माइनस करके नेट डिस्पोजल प्रोसीड आ जाए। बहुत अरसे बाद दो दोस्त इकट्ठे हुए क्लास में, अल्लाह ताला इनकी ये दोस्ती क्लास में कायम रखे। तो मैं महीना तो हो गया होना, लगता है इस क्लास में दोनों दोस्तों का इकट्ठा आना मुनासिब काम नहीं है। गर्मी बहुत है, क्लास में तो नहीं, इसलिए तो आता नहीं। जी नोट करिए। जी रेट इंशाल्लाह गिवन होगा, डाटा गिवन होगा, अपने वर्किंग करनी है। ये पेज नंबर 6 के एंड पे एक डेफिनेशन और पढ़ ले जरा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की। उसकी एक एब्रीविएशन बनी हुई एफवी, फेयर वैल्यू लेस सीटीएस कॉस्ट टू सेल। ये मैं खाली निजी पढ़ लेंगे, आप पढ़े जरा, मैं फिर इसका क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नोट कर लिए सब, पढ़े नहीं नोट कर लिए। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल स्टोरी में क्या मीनिंग रखती है? इमीडिएट, इट इज इमीडिएट सेल प्रोसीड्स। अगर आज ही बेच दें तो जो पैसे मिलेंगे वो फेयर वैल्यू है, और आज ही बेचने पे जो खर्चा करना पड़ेगा वो कॉस्ट टू सेल। नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स में और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में क्या फर्क है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये है कि अगर अभी बैलेंस शीट डेट पे बेच दें, और नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स वाले पैसे तब मिलेंगे जब आप उसे एसेट को रिमेनिंग लाइफ में यूज कर लेंगे। नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स की जो अमाउंट है वो वैल्यू यूज की वर्किंग में आ रही है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एक अलग वर्किंग। आज जरा क्वेश्चन स्टार्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ नेक्स्ट पेज। एक आसान से क्वेश्चन से बात आगे बढ़ाते हैं, तो कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज, आज जरा प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर या machine has a carrying amount of 6 lakh. It is expected that on 30th June, 31st December 12, it is expected that the machine has a remaining useful life of 5 years. Net cash flows were underlined. Net cash flows generated from the use of that machine are estimated as follows. मैंने पिछला पेज देखें, आपको इनफ्लोज अलग बताया, आउटफ्लो अलग बताया, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर आपको नेट बता दे, लेकिन ये नेट है यूज के। टेबल के नीचे देखें, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ 2015 आर एक्सपेक्टेड टू बी 5,000। ये एक अलग फिगर बता रहा है, ये क्या है, कब मिलेगी? ये डिस्पोजल के पैसे हैं जो एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स में। हम इस वक्त किस डेट पे खड़े हैं? फर्स्ट लाइन पढ़े, 31 दिसंबर 10, 5 साल लाइफ है, तो कौन से सालों के नेट कैश फ्लोज दिए हुए? 11, 12, 13, 14, 15 फ्यूचर की वर्किंग दी हुई। नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स की 5,000 फिगर है, अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट 10% है, फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन इज 5,70,000 एंड द कॉस्ट टू सेल द मशीन इज 22,000 एज ऑन 31 दिसंबर 2010। 570 क्या है, 22,000 क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? और नहीं यार, 570,000 माइनस 22,000, 548 का नाम
fair value of cost to sell, calculate the impairment loss if any as on 31st December 2010 register करो। ये सारी क्या वर्किंग करनी है सर, क्या रिक्वायर्ड है? हेडिंग लिखें कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। डेफिनेटली इफ एनी, हमें कैसे पता चलेगा लॉस है कि नहीं? पता है किसको किससे कंपेयर करेंगे? कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करेंगे। रिकवरेबल अमाउंट का कैसे पता चलेगा? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू यूज की बेस पे पता चलेगा। वैल्यू यूज का कैसे पता चलेगा? वर्किंग कर लेंगे। ये इम्पेयरमेंट लॉस अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे। कैरिंग अमाउंट ढूंढेंगे, साथ साथ रहेगा आगे पीछे नहीं। वर्किंग आप कर लेंगे मुझे अंदाजा है, लेकिन प्लीज एक पहला डाटा है मेरे साथ समझ लेना। कैरिंग अमाउंट 6 लाख, कंपेयर किससे करना है? सही वर्ड्स फाइनल करें ध्यान में। रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट नहीं कैसे आना? हायर ऑफ, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। हायर ऑफ व्हाट एंड व्हाट? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का डाटा ढूंढना है। फेयर वैल्यू ढूंढना 570, कॉस्ट टू सेल 22,000, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गई 548,000। क्या रह गया? वैल्यू यूज रह गया, इकट्ठा नहीं आता। एक सीक्वेंस अपने ध्यान में बनाना है। शायद मिस्टर स्मॉल, ये हो गया। अब वैल्यू यूज की वर्किंग करनी पड़ेगी। 2-3 लाइनें रख लें, 1 2 3 4 गिन के छोड़ दें। वैल्यू यूज की एक वर्किंग करवाएं। किन सालों की वर्किंग करनी है? ऑनवर्ड ईयर्स में वर्किंग करनी होती है। हम कहाँ खड़े हैं? 2010 के एंड पे खड़े हैं। सिंपल फिगर्स अवेलेबल है, मैं चाह रहा हूँ जरा जिस तरीके से पहले काम किया था जरा देखना। 11 12 13 13 14 एंड 15 ऑलरेडी नेट दिया हुआ है यूज से, तो सिंपली इन फिगर्स को एज इट इज लिख लें। नेट कैश फ्लोस बोले फिगर्स 2 लाख डाटा अवेलेबल होगा, आपने बस उसको वर्कआउट कैसे करना है वो मेरे साथ सीखना। जी एक डिस्पोजल प्रोसीड दी हुई, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स, बस वो देख के फाइनली बता दें कहाँ लिखा। वो हर साल यार, वन टाइम किस साल? एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ 5,000। अब 5,000 नेट दिया हुआ है, इसमें से अगर कोई होगा तो लेस, कोई खर्चा होगा तो लेस हो गया होगा, तो मीन्स उसे सिंपली इस तरह लिखना है। बाकी वही वर्किंग है जो भी आपने पिछले पेज पे की है, करें कंप्लीट। फाइनली नेट कैश फ्लोस, ये तो 2 लाख एसेट्स आ जाएगा। दो लाख 2015 में बता दें क्या आएगा? 1.5 लाख कैसे आएगा? कमाल हो गया, जाने दे गुस्सा है, अपने पैसे यार तो बात नहीं है।
इससे बेहतर तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करना। लाख जमा 5000, क्या हो गया उस्मान में 17 रहेगा आपको। प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग हो रही है सर। अच्छा, इसका आंसर जरा इस तरह लिख लीजिएगा, पहले तो मैंने एरो से बनाए थे, जरा एक मिनट जरा। नेट कैश फ्लो जब आ जाएगी तो प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ, रेट कितना 10%। एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ा, फॉर्मूला आ जाएगा जहन में। 2 लाख इंटू 1 प्लस 0.1 मीन्स 1.1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, पहला हो जाएगा। आंसर बताएं। 1818 पे बात बिल्कुल खत्म हो गई। मैंने कैसे लिख दिया ये पता चला, ये पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू है। एक और लिखवा दे, बाकी फिर इंडिविजुअली कीजिएगा। दूसरे 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू नहीं सेम आएगी यार, तो यार 2 लाख रुपए है, -2 हो जाएगा। 1.1 -2 165,289। प्लीज राउंड ऑफ वेयर एवर इज नेसेसरी। ये लिखने का तरीका समझ आ गया। वर्किंग कैलकुलेटर पे करना है, -1 -2 और आंसर्स प्लेस करना। 2012 वाली फिगर की प्रेजेंट वैल्यू यार, करें 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 दीदी, कर ले, पूरा कर ले। Any confusion in the working? नेक्स्ट ईयर में लेकिन फिगर्स चेंज हो रही हैं, पहले 1 लाख है, फिर 1 लाख है, फिर 1,05,000 है। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका सबको पता है यार, कैलकुलेटर पे पता है कौन से आइकन है, देख लीजिएगा यार। ये थर्ड फिगर 75,131, फोर्थ वन 68,301 और आखिर में 1,05,000 है। 65,197। अब क्या करूं, अब क्या करूं, इनमें से वैल्यू यूज कौन से फिगर है, हायर ऑफ, इन पांचों में जो हायर ऑफ है वो वैल्यू यूज है, और जाने में सर प्रेजेंट वैल्यू से सम करें। इन सब का जो सम आएगा वो वैल्यू यूज की फिगर है, फिर उसे रिकवरेबल अमाउंट के साथ देखेंगे, वहां हायर ऑफ। तो सम ऑफ दीज प्रेजेंट वैल्यूज विल बी वैल्यू यूज। क्या आंसर आ रहा है, 555,736। जी जस्ट समझ आ गई फिगर। रोज अगर हिम्मत की जाए पढ़ाई के हवाले से तो इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हड़प्पा नहीं हुआ, पहले टसुकी नहीं हुआ, अब हड़प्पा रह गया। एक और सवाल आज होने लगा, वो भी गया। ईद के बाद तो अभी कौन सी ईद यार, तो दाखिली है, कौन सी, जो रमजान के बाद। व्हाट इज द नेम ऑफ 555,736? इंशाल्लाह इस दफा आपको जो ईद के हवाले से एक्सपीरियंस होगा वो यूनिक होगा आपकी जिंदगी का। 555 जो आप सुन रहे हैं, जब आप उसे सच होता देखेंगे तो फिर आपको यकीन आएगा। अभी आपका ख्याल है कि शायद ये मजाक है। 555,736 क्या है सर ये, उठा लें उठा लें उठा लें, इंशाल्लाह ईद की नमाज पार्क में पढ़ेंगे, इधर ही लेंगे और बेस्ट हो गया, नीचे जगह भी है, इधर रश भी कम होता है। आपका क्या ख्याल है, मेरे साथ ये पहली दफा हो रहा है? आपके बुजुर्ग ये सब कुछ कर चुके हैं, मैं यूज्ड हो गया हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग कर दिया उन्होंने, फिर लोगों की बातों में नहीं आता। 6 लाख का नाम बताएं। 548, 555,736, इनमें से हायर उठा लें 6 लाख। किस किस में से हायर उठाना है, बोले बोले वर्ड्स बोले।
उठाइए हायर, दो फिगर्स आई, हायर इज 555,736 which is now called as लिखें एक सेंटेंस लिखें, जब ये हायर फिगर सिलेक्ट हो गई है तो नाउ कॉल्ड एज रिकवरेबल अमाउंट। नहीं वो तो बेटा फिर एस्टिमेट है, अगले साल फिर वर्किंग कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे फुल एक ऐसी वर्किंग की जाए जिसमें गलती का खतरा ना हो, लेकिन आपको पता ही एस्टिमेट चेंज हो जाते हैं, फिर उन्हें प्रोस्पेक्टिव भी चेंज करना है। जी सर, ये अब रिकवरेबल अमाउंट समझ आ गया, एक लास्ट स्टेप होना है अभी। अब इस रिकवरेबल अमाउंट को किसके साथ देखना, फिगर बोलें, फिगर क्या इम्पेयरमेंट लॉस है, कब होता है, पूरा बोलेगा पूरा। कैरिंग अमाउंट इज 6 लाख माइनस रिकवरेबल अमाउंट, डिफरेंस इज 264. The carrying amount exceeds recoverable amount or difference is then therefore called as impairment loss. Okay? Impairment loss की डबल एंट्री कब करते हैं, ये थोड़ा सा और कंप्लीट करना, अगर इधर जगह नहीं नीचे वर्किंग के नीचे चले जाएगी, इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री बनो, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट क्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। कोई नहीं, हम तो आपके साथ हैं भैया, आपने अगर ऑर्डर पकड़े हुए हैं तो इंशाल्लाह हम भी आपके साथ हैं, मिलजुल के सही है, दो चार और पकड़ ले, बच्चे बंदे तैयार हैं, पकड़ ले देखी जाएगी, जितने ऑर्डर आते हैं देखी जाएगी, नहीं बंदा वो कर लेते हैं, अरेंजमेंट कर लेंगे, बच्चे तैयार हैं सारे, अगले ऑर्डर भी पकड़ने, उसके बाद शाम को फिर बारबेक्यू भी तो होना। ठीक है यार, क्या होगा जी सर, एक और सेंटेंस लिखे, ये अगर एंट्री कर दी जाए 44264 तो एसेट किस अमाउंट पे आ जाएगा, किस अमाउंट से, 6 लाख से 555,736 पे आ जाएगा। सेंटेंस एक लिखें पूरा, आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस revised carrying amount will be equal to बोले बट रिकवरेबल अमाउंट। सोचे तो सिलेक्शन के बाद उसका नाम अब रिकवरेबल अमाउंट हो गया, किसका नाम, वैल्यू यूज जब सिलेक्ट हुई हायर होके तब उसका नाम रिकवरेबल अमाउंट हो गया। तो आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट होगी वो फिर 555,736 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एक और सेंटेंस ऐड करें इसमें, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, ये रेंट पे आया ना ये, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स revised carrying amount of rupees बोलेंगे फिगर 555,5736 revised carrying amount of rupees will be depreciated over remaining useful life of according to this data useful life of 5 years। 5 years है, कौन सी अमाउंट किस साल से कितने अरसे में डेप्रिशिएट होगी, 555,736 किस साल से, 11 से ऑनवर्ड्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years पे डेप्रिशिएट होगी। डन है सर, तो सेंस समझ आ गई।
आज एक क्वेश्चन और करें, पेज नंबर ढूंढे 19 पेज नंबर 19। सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1। जी जी कोई लिख तो नहीं रहा, लिख ले। पेज नंबर 19 19 के स्पेलिंग बताएं। 19 यार, 19 भाईजान, 19 वो तो पता नहीं क्या होते हैं, 19 का हमें क्या पता। 19 मीन्स 91, 19 है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करें। 19 मुश्किल हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स। रेडी है सारे? स्पीड अप हो जाएगी, क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना। डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स हैज टू प्लांट्स। Following information is available for the purpose of impairment testing. Remaining useful life of both the plants is expected to be 3 years. Fair value and return on value किसे कहते हैं? वही WDV बन जाएगी। Fair values and WDVs of the plant on 31st December 12 अंडरलाइन करना है। were as follows. प्लांट्स के नाम क्या रख रहा है? P1 का डाटा देखें, WDV कितनी है? मिलियंस में डाटा है। फेयर वैल्यू कितनी है? और अगले वर्ड जरा परेशान नहीं होना, रिलैक्स रह के देखें। इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट का मतलब कॉस्ट टू सेल, लिख लें अपने हाथ से, वर्ड एग्जामिनर तंग करेगा ऐसे ही। इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट के साथ ब्रैकेट में लिखें, क्या लिखें? कॉस्ट टू सेल। इजाफी बेचने के खर्चे, कॉस्ट टू सेल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम ईच प्लांट इन नेक्स्ट 3 years। ये वर्ड जरा ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं, जिस तरह कल वाला अगर क्वेश्चन आप ध्यान में लाएं, एवरेज मंथली सेलिंग, वहां ये गेम पड़ गई थी कि ये मंथली है या एनुअल है। मंथली मतलब ऊपर वर्ड्स में लिखा होता। ये क्या बताने लगा आपको? एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम ईच प्लांट इन नेक्स्ट 3 years। P1 का डेटा पढ़े लेफ्ट साइड के साथ। एनुअल इनफ्लोज का मतलब नहीं, एनुअल मतलब ये 105 जो है ये फर्स्ट ईयर का है, सेकंड का, थर्ड का, तीनों का ही है। 105 तीनों का में डिवाइड बाय 3 कर देंगे। व्हाट इज 105? एनुअल सालाना इनफ्लो। वर्किंग कितने सालों की करनी है? तो 105 कहाँ कहाँ लिखेंगे? 3 दफा लिखेंगे। एनुअल है ये, सालाना है, तीनों सालों का ये सालाना है। एनुअल आउटफ्लोज, सालाना आउटफ्लोज। सेल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ द 3 years, ये क्या है? डिस्पोजल कॉस्ट एट द एंड ऑफ द 3 years। 8 क्या है, 2 क्या है? यूजफुल लाइफ के एंड पे डिस्पोजल है, 8 से सेल प्रोसीड्स है, और 2 क्या है? 8 जमा 2 क्या बन जाएगा? 8 माइनस 2 क्या बन जाएगा? 6 बन गया। छा गए आप। 6 क्या बन जाएगा? नेट डिस्पोजल प्रोसीड। डिस्पोजल प्रोसीड 3 साल बाद। देन पॉइंट नंबर 4, नहीं एक मिनट, ये पॉइंट नंबर 4 कैसे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। वैसे तो अब कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं और कैलकुलेटर पर वर्किंग कर लेंगे, लेकिन ये लिखा क्या हुआ है, लिखा तो ऐसे परेशान नहीं होना। पॉइंट नंबर 4 मेरे साथ पढ़ें। तो कहता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बेस्ड ऑन डिस्काउंट रेट ऑफ 10% फॉर द ईयर 1, 2 एंड 3 इज एज फॉलोज। आर कैलकुलेटर मिनट पकड़े, कैलकुलेटर 10% रेट रख के -1 करके आंसर बताएं। किसी अमाउंट से मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा, 1 + 0.1 करें, -1 करें। ये आपने जो कैलकुलेटर पे 1.1 किया, -1 किया, आपके कैलकुलेटर पे एक आंसर आया है, वो सर जी आया सर, वही आंसर उसने जरा राउंड करके आपको बताया। एक और वर्किंग करें, 1.1 -2। असल में एग्जामिनर शायद आपको इसलिए बता रहा है ताकि आप कैलकुलेटर पे सॉल्व ना करें, इन्हीं फिगर्स की बेस पे सॉल्व करें। मींस जो पहले साल की नेट कैश फ्लो की फिगर आएगी उसको आप सीधा अगर 0.909 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी।
मेरी लेकिन सजेशन ये है कि अगर कभी ये गिवन हो तो पता तो होना चाहिए क्या है, लेकिन आप सॉल्व कैलकुलेटर पे ही करें। ये वैसे कैसे यूज हो सकता है, मतलब जो भी फिगर आएगी ईयर 1 की जो फिगर आएगी 0.909 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। पता मेरा ख्याल होना चाहिए, बाकी कैलकुलेटर यूज करने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे खतरा है कि नहीं वर्किंग करते हुए तो नहीं सही से तो या चलें सॉल्व करके दिखाएगा इसी में। इसकी सेंस समझ आ गई? चलें जी वर्किंग करें। कंप्यूट क्या करना हमने? अच्छा प्लांट दो है, दोनों की इकट्ठी वर्किंग, प्लांट 1 अलग प्लांट 2 अलग, तो प्लांट 1 शुरू करें जी। ऑनेस्ट आप भी हेडिंग बनाए, कंप्यूटेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, ऐसे करना नहीं। कंप्यूट इम्पेयरमेंट, गेन निकालना मकसद होता है या लॉस? बिजनेस नेम को दिया हुआ डोमिनेंट फर्टिलाइजर। पढ़ाई के हवाले से आपके अंदर एक करंट मिसिंग है हर वक्त, पता नहीं, वैसे मुझे तो लगता है हमारी क्लास एक के बाद जो अगली क्लास होती है 15-20 मिनट बाद अगली शुरू हो जाती है। मतलब जो कल वाली क्लास खत्म हुई थी और आज वाली जो क्लास शुरू हुई है, इसके दरमियान में कोई टाइम गैप था? आप जैसे यहाँ से उठ के जाते हैं, अल्लाह करे मतलब वैसे ही आ जाते, मुझे तो ये लगता है कि जो कल पढ़ा होता आपको पता भी नहीं क्या पढ़ा था। क्या घर वाकई टाइम मिल सकता है? मिलता तो नहीं, लेकिन यार कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन हर रोज नाकाम रहते हैं। किताबें खुलती नहीं है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने स्टेपल लगा दी है जिस तरह से ये खुलती हैं, या लगा दी है, शायद ग्लू लगा दी है। अल्लाह करे कम से कम कील ना ठोक दी है। कोई नहीं कोई नहीं, प्लांट 1 सर, सब अक्लमंद है सर। जब भी पढ़ाई के अलावा कोई बात हो सब तेज है, और अगर मैं कहूँ 2+2 तो आगे आएगा, मुझे नहीं रिपीट करते, क्वेश्चन रिपीट कर। प्लांट 1 वर्किंग शुरू होगी सर, कैसे कैलकुलेट होता है इम्पेयरमेंट लॉस? फुल कंसंट्रेट कैरिंग अमाउंट, किस दिन की वर्किंग हो रही है? 31 दिसंबर 12 का ही डेटा है। कैरिंग अमाउंट बताएं, एक मेरे साथ करें, प्लांट 2 आपने खुद करना, 220 रुपीज इन मिलियंस। जी कंपेयर किससे करना होता है? रिकवरेबल अमाउंट, फाइनल करें सर, हायर हो बेटा बाद में। रिकवरेबल अमाउंट कैसे आएगी? हायर ऑफ क्या एंड क्या, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये फिगर कैसे आएगी डाटा में? फिगर्स ढूंढे, 210 माइनस 7 203 डन है। कंपेयर इट विद वैल्यू यूज, दो तीन लाइनें रख ले, वैल्यू यूज की वर्किंग करवा, एक करवा दें जरा प्लीज। प्लांट 1 समझ लो, किस साल के एंड पे खड़े हैं हम, रिमेनिंग लाइफ कितनी है छोड़ दें लिखना, कौन से सालों में वर्किंग हो रही होगी? 13 14 15। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, डाटा ढूंढे। इनफ्लोस गिवन है, कितना गिवन है इनफ्लो? प्लांट 1 की बात हो रही है, 105 और 55, प्लांट 1 की वर्किंग हो रही है। 105 कहाँ कहाँ लिखूं? एनुअल कैश फ्लोज है, कैश इनफ्लोस, ये तो 3 दफा हो जाएगा, तो 3 साल है। एनुअल कैश फ्लोज, आउटफ्लोज लिखवाएं 11 11 11। जी नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स की कोई स्टोरी है? नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स कहाँ कितना लिखूं? करें वर्किंग पूरी, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स
8 minus 2, 6 पॉजिटिव या नेगेटिव? सोच के वाई पॉजिटिव, इनफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है, 8 इनफ्लो है 2 आउटफ्लो है, नेट करके 6 इनफ्लो रहेगा। जी ऑनलाइन स्टोर साथ एक करवा दें कंप्लीट यार। 2013 में नेट कैश फ्लोस 94 94 94 बताएं 100 88 माइनस 6 यार 88 बेचने को रहनी नहीं यार ना करें सर ना करें, इसका मतलब गेम बाकी होना। ये 100 कैसे हो गया? 6 ऐड होना यार। जी अब आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 10% पे। कौन सा तरीका यूज करना है, कैलकुलेटर वाला या वैसे कैलकुलेटर तो यूज करना ही है आपने, चाहे वो यूज करें वो, लेकिन अगर क्वेश्चन वाली फिगर्स यूज करेंगे तो फिर राउंड ऑफ किया होगा उसमें थोड़ा सा, तो ऐसे टेंशन क्रिएट ना कर दीजिएगा। अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर लें किसी भी तरीके से फिगर्स बताएं। पहले 94 पे -1 सबको भी याद रहेगा, दूसरे 94 पे -2 आज के 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद। जी 94 84 85.45 4546 पे करनी, बहस ना करें। ये फिगर आई कैसे, कोई एक बता दें। 94 इंटू 1 प्लस 0.1 माइनस 1। अच्छा ये वर्किंग्स अब बार बार लिखना टाइम वेस्टिंग होगा, तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करें और आंसर्स बस लिखें। दूसरा 94 70.69 100 -3 होगा 75.13। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कर रहे हैं, प्लीज यूज कैलकुलेटर। गेम ऑन होगी, अब ये भी वर्किंग हुआ करनी है। यही हाथ है, यही उंगलियां हैं, हाथ में अगर मोबाइल हो तो गेम ऑन है, कैलकुलेटर हो तो जीरो किधर गया, कल तो इधर ही था। वैल्यू यूज रखी करवाएं। कितनी सॉरी 238.1917 ओके हो गया। वाइंड अप करें, वैल्यू यूज को उठा के लेके जाए कंपैरिजन की तरफ। वैल्यू यूज समझ आ गई सर? सम कर लेंगे तो फिगर फाइनली वैल्यू यूज क्या देगी। जो लोग वर्किंग लिख चुके हैं कंक्लूड करें, इंपेयरमेंट लॉस है या नहीं है? वो है, और डिफरेंस है, किसकी वजह से डिफरेंस हो तो इंपेयरमेंट लॉस होता है। कैरिंग अमाउंट ज्यादा होने की वजह से डिफरेंस हो तो इंपेयरमेंट लॉस होता है। चेक करें गौर से। कैसा लग रहा है? अच्छा लगने का मतलब कि गेन हो रहा है। आंसर क्या आया था वैल्यू यूज का 238.19। हायर क्या बना? हायर 238.19 which is recoverable amount। ये ठीक है ना प्लीज? जो हायर सिलेक्ट हो गया उसका नाम अब क्या बन गया? रिकवरेबल अमाउंट। जो हायर वैल्यू यूज सिलेक्ट हुई है उसका नाम सिलेक्शन के बाद रिकवरेबल अमाउंट हो गया। अब इसको कंपेयर करें 220 से। डिफरेंस कब लेंगे? जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी। अब इस केस में डिफरेंस लेना ही नहीं है, सिंपली क्या सेंटेंस लिख देना, नो इम्पेयरमेंट लॉस, नो इम्पेयरमेंट लॉस एज कैरिंग अमाउंट इज लेस। डिफरेंस कब लेना है? जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा है। नो इम्पेयरमेंट लॉस एज कैरिंग अमाउंट इज लेस देन रिकवरेबल अमाउंट। बात क्लियर है प्लीज मेरी?
प्लान 2 की वर्किंग करके उठनी है। होमवर्क बेटा अच्छे से होने चाहिए। जो लोग साथ साथ चलेंगे इन दिनों में, इंशाल्लाह अब आप इस पोजीशन में पहुंच गए कि कंपनी एंजॉय हो सकती है। इस तरह आपने हड़प्पा एंजॉय किया है, तो सुकी एंजॉय किया है, इस तरह के सवालात अब एंजॉयमेंट में आते ही चले जाने हैं। IAS 8 बीच में आ जाना है, IAS 23, IAS 20, ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड जो है 40, उनका मकसद ही ये था कि आप हिम्मत सौ के आते रहे। ये प्लान 2 हो रहा है, प्लान 2 प्लीज, प्लान 2 जी। एनालिस्ट्स आप लोगों ने कर लिया प्लान 1? इंडिविजुअली लिखेगा फिगर्स, प्लान 2 की फिगर्स नहीं लिखा नहीं, हो नहीं जाएगा, कर लेंगे इंशाल्लाह। वैसे जरा सीरियस नोट पे, ये हड़प्पा कंप्लीट हो गया मेरा ख्याल। अब इसमें मसला तो कोई नहीं है। लैंड पे रिवोल्यूशन थी, मेरा ख्याल होना चाहिए अब ये चीजें। तो मेरा ख्याल है उसका लॉस के बाद सरप्लस आया, लेकिन क्योंकि लैंड है इसकी डेप्रिसिएशन का तो इशू है नहीं, तो जितना लॉस है वो रिवर्स हो जाएगा। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन वाली वर्किंग जीरो हो जाएगी, बाकी तो वही रिवर्सल ऑफ लॉस होगा। नहीं, वो तो वही मंडे वाला है, वो तो मंडे लिमिटेड है, रिमेनिंग सरप्लस दिया हुआ है, और रिमेनिंग लाइफ के साथ उसमें डिवाइड हो जाना। मंडे लिमिटेड रिवाइज किया था, मंडे के साथ मैंने कहा था मंडे लिमिटेड रिवाइज करके ये वर्किंग करें। दोबारा देखें जरा, कार्ड होना चाहिए तो बिल्कुल रेपिटेशन है। नहीं, ये पैराग्राफ तभी लिखें जब इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, वरना तो वर्किंग करते हैं। अगर लॉस है तो आप फिगर लिख देंगे, और नहीं है तो लाइन लिख देंगे। नहीं नहीं, वो तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था डेफिनेटली, ये तो हमारे अपने लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। जी प्लान 2 में है मेरा ख्याल लॉस। देख लीजिएगा उस्मान, आंसर में ढूंढ के बताएं कितना। जी हाँ जी 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 जी, ये तो प्रेजेंट वाले फैक्टर्स नहीं है ना, इनको छोड़ दो जी, दोनों के लिए 10% रेट के बेस पे। ये उस्मान कैरिंग अमाउंट लिखवाएगा सेकंड प्लान, फेयरवेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करवाएं। नहीं फिगर वैल्यू यूज की कैलकुलेशन करवाएं। इनफ्लो कितना है? आउटफ्लो नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स 2, ठीक है।
50 50 52 बस वैल्यू यूज का टोटल बता दो 125.80 बस 0 ठीक है 84 है ठीक है ना यार 125.84 हायर क्या बना 146 हायर सिलेक्शन के बाद नाम क्या हो गया इसकी हाँ जी जो भी फिगर सिलेक्ट होगी उसका फाइनली सिलेक्शन के बाद नाम रिकवरेबल अमाउंट है 14 बनता है लॉस तो अगर लॉस बनता है तो बस ठीक है फिगर सिर्फ कैलकुलेट हो जाएगा हर साल वर्किंग होगी लॉस पता नहीं आएगा नहीं हर साल लॉस जरूरी है वर्किंग हर साल होगी या नहीं वो इंशाल्लाह कल बात करेंगे ये पेज नंबर एक सेकंड घर के लिए होमवर्क लिख रहे हैं बाकी जरा कंप्लीट कर लीजिएगा कुछ रहेगी फिगर पेज नंबर 19 पे रहे इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है ये अभी डेफिनेटली क्वेश्चन को इंपेयरमेंट का नहीं है गौर से मेरे वर्ड सुनने करना क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पेज नंबर 2 ढूंढे जरा ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़े थे सर ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़े थे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में कौन सी चीजें ऐड होती हैं कौन सी नहीं पेज नंबर 2 और 3 पे पहले रिवाइज करना है और देन इस क्वेश्चन में एक एस्टीमेट चेंज हो रहा है जिस तरह ये कल शिप वाले क्वेश्चन में हुआ है डिफरेंस ये है कि मशीन और मेथड से ये क्वेश्चन हो रहा है तो मशीन और मेथड से डेप्रिसिएशन का तो आपको पता है वर्किंग कैसे करनी है पता है एस्टीमेट अगर चेंज हो रहा है तो क्या करते हैं हाँ WDV कैलकुलेट करते हैं और जो रिमेनिंग लाइफ होती है इस पर डेप्रिशिएट कर देते हैं तो रिमेनिंग लाइफ यहाँ आवर्स में दी हुई है तो कोई इशू वाली बात खास नहीं है तो आराम से रिवाइज हो जाएगा लेकिन तरीका क्या रखना है पहले पेज नंबर 2 और 3 पढ़ लीजिएगा जरा जरूरत महसूस हो डेप्रिसिएशन की वर्किंग करते हुए तो शिप वाले क्वेश्चन जरा हेल्प ले लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन अब सॉल्व होने चाहिए तो सबसे पहले ये होमवर्क रखें सेकेंडली सर जी ये कुछ स्टैंडर्ड जो है इनके थ्योरेटिकल जो पेजेस पढ़े हमने इनको थोड़ा सा जरा याद करना पड़ना है पेज नंबर 255 जरा नोट करें ये कल नोट पढ़ा था इसे हाँ जी वॉल्यूम 1 IAS 40 मैंने 2-3 पेजेस पढ़ने को कहे थे ये सवाल कर लेना एक अलग इशू है और चीजों को थ्योरेटिकली पढ़ना भी इक्वली इंपॉर्टेंट चीज है पेज नंबर 255 से लेके IAS 40 के कुछ पेजेस दे रहा हूँ पेज नंबर 259 तक जरा सही तरह रीड करना है याद क्या करना है वो इंशाल्लाह मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता हम डिसाइड कर लेंगे पहले जरा कॉन्सेप्ट रिफ्रेश रखें जरा कौन से पेज से कौन से पेज तक 2 होमवर्क दे रहा हूँ उन्हें नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 है और नंबर 2 ये कुछ पेजेस हैं कंटिन्यू जरूर पढ़ें कोई इंशाल्लाह इशू वाली बात नहीं है पढ़ के देखिएगा इस तरह चीजें आप खुद से समझ आनी चाहिए अल्लाह हाफ़िज़ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज कोई क्वेश्चन नहीं किसी का अल्लाह हाफ़िज़